नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube स्टडी चैनल लर्निंग अप क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स यानी न्यायसर्ग। यानी हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके पौधों में क्या क्या कार्य हैं तथा इनके खोजकर्ता तथा हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन्हें पूछने वाले सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि हार्मोन्स यानी कि हार्मोन्स हार्मोन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यायसर। यानी हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करें, किसकी डेफिनेशन की, तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों के किसी भाग में उत्पन्न होकर उनमें उनके शरीर में होने वाली दैहिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों के शरीर के किसी भाग में उत्पन्न होकर उनके शरीर की दैहिक क्रियाओं यानी उनकी जो बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं, यानी जो एक्शंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल, उनको प्रभावित करते हैं, यानी दैहिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो हार्मोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। ये तो ये हमारे हार्मोन्स, यानी ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों के शरीर के किसी भाग में उत्पन्न होकर उनके शरीर की दैहिक क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी दैहिक क्रियाओं में को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, यानी इफेक्ट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। इससे आगे बात की जाएगी दोस्तों पादप हार्मोन्स। यानी पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो पादप हार्मोन्स यानी पौधों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को दोस्तों क्या कहते हैं? पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा बात की जाए, किसकी? पादप हार्मोन्स की। पादप हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स की परिभाषा की बात की जाए तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि पौधों में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स कहते हैं। यानी जो पौधों में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स कहते हैं। इसी प्रकार अगर मानव शरीर के हार्मोन्स की बात की जाए, यानी मानव के शरीर में जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वो क्या है? मानव के शरीर के हार्मोन्स कहलाते हैं। इससे आगे बात की जाए कि प्लांट रेगुलेटर्स यानी पादप नियामक क्या होते हैं? क्या? प्लांट रेगुलेटर्स यानी पादप नियामक, यानी ये क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये वे सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये वे सूक्ष्म, कैसे हैं? सूक्ष्म है, यानी बहुत कम मात्रा में, और कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को कम या बढ़ा देते हैं। यानी ये, इसकी हम परिभाषा की बात करें तो इसकी हम परिभाषा दे सकते, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये वे सूक्ष्म कार्बनिक
पदार्थ होते हैं जो शरीर की दैहिक क्रियाओं को कम या बढ़ा देते हैं, प्लांट रेगुलेटर्स कहलाते हैं। तो हमने इन तीनों चीज की परिभाषा पढ़ ली। यानी सबसे पहले हम हार्मोन्स की बात करें तो क्या थी कि ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों को शरीर के किसी भाग में उत्पन्न उनके शरीर की दैहिक क्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये वे पदार्थ होते हैं जो जीवधारियों के शरीर के किसी भाग में उत्पन्न होकर उनके शरीर की दैहिक क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। इससे आगे हमने बात की कि प्लांट हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स, यानी जो हार्मोन्स पौधों में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। इससे आगे हमने बात की है कि प्लांट रेगुलेटर्स यानी पादप नियामक, यानी ये सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की दैहिक क्रियाओं को कम या बढ़ा देते हैं। यानी कि उनके जो शरीर की जो दैहिक क्रियाएं उनको क्या तो या तो कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। ये क्या कहलाएंगे, प्लांट रेगुलेटर्स यानी पादप नियामक कहलाएंगे। इससे आगे हम बात करें कि हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्लांट हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी कितने प्रकार बताए हार्मोन्स के, तो मैंने आपको अभी 5 प्रकार बताए। हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑक्सिन, दूसरे नंबर हम बात करेंगे जिबरेलिन की, तीसरे नंबर पर बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। ये जो तीनों हार्मोन्स हैं ये वृद्धि कारक हार्मोन्स होते हैं, यानी ये वृद्धि को बढ़ाते हैं। अगले दो हार्मोन्स हैं हमारे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, जो कि वृद्धि रोधक हैं, यानी ये वृद्धि को कम करते हैं। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स की, यानी ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ऑक्सिन हार्मोन, यानी ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने की थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज 1880 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने की थी। अब इसके ऑक्सीजन के प्रकार की बात की जाए तो ऑक्सीजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ऑक्सीजन। कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। नंबर पहला नेचुरल ऑक्सीजन और नंबर दूसरा सिंथेसिस ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन मीन, इसको यहां पर लिख देते हैं साफ नहीं आ रहा, नेचुरल ऑक्सीजन। नेचुरल यानी प्राकृतिक ऑक्सीजन। क्या, प्राकृतिक। कैसा है, प्राकृतिक। सिंथेसिस ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, संश्लेषित। कैसा, संश्लेषित। यानी कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है वो प्राकृतिक ऑक्सीजन कहलाता है, और जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है गर्म करके या बहुत सारी क्रियाओं को रिफाइंड करके किया जाता है वो संश्लेषित ऑक्सीजन कहलाता है। तो ये नेचुरल ऑक्सीजन भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है स्वतंत्र ऑक्सीजन और दूसरा अस्वतंत्र ऑक्सीजन। स्वतंत्र ऑक्सीजन और एक है अस्वतंत्र। क्या है, स्वतंत्र ऑक्सीजन और एक है अस्वतंत्र ऑक्सीजन। इसकी बात की जाए स्वतंत्र ऑक्सीजन की, तो यानी वह ऑक्सीजन जो पौधों से स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, स्वतंत्रता पूर्वक। इसका नाम ही है स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी इंडिपेंडेंस ऑक्सीजन, यानी ये पौधों से हमें स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। इसका नाम है अस्वतंत्र ऑक्सीजन, यानी ये हमें पौधों से सरलता पूर्वक यानी स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये अस्वतंत्र ऑक्सीजन कहलाता है। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑक्सीजन।
ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि सिंथेसिस ऑक्सीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको सिंथेसिस ऑक्सीजन के प्रकार बताता हूं। इसके अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, एक एक करके इसके बारी बारी से पढ़ते आएंगे हम। कि सबसे पहले हम इसकी बात की जाए कि सिंथेसिस ऑक्सीजन क्या होते हैं, यानी सिंथेसिस ऑक्सीजन में वे हार्मोन्स आएंगे, वे ऑक्सीजन के वे हार्मोन्स आएंगे जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कि IAA। क्या? IAA। नंबर दूसरे पे बात की जाए IBA, IPA, IAA, IBA, IPA, NAA। क्या? NAA। आगे है PAA, PAA। और PAA से बात की जाए तो 2,4-D। क्या? 2,4-D। और इससे भी आगे बात की जाए 2-3-5 TBA। क्या? TBA, TBA। आपने IAA पढ़ रखा होगा, IBA पढ़ रखा होगा, IPA, NAA, PAA, 2,4-D ETs पढ़ रखे होंगे, लेकिन आपने 2,3-5 TBA नहीं पढ़ा होगा। तो मैं इन सबको पढ़ाता हूँ अभी एक एक करके, इनका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले बात की जाए कि IAA, IAA का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंडोल। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। आगे बात की जाए कि IBA का पूरा नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इससे आगे बात की जाए IPAA, तो इंडोल पायरोविक एसिड। क्या है? इंडोल पायरोविक एसिड। अब इससे आगे बात की जाए NAA की, तो इसका पूरा नाम है नेफ्थेलिन। क्या? नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। एसिड यानी अम्ल। एसिड किससे कहते हैं? अम्ल से। यानी इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, इंडोल पायरोविक अम्ल, नेफ्थेलिन एसिटिक अम्ल। PA का पूरा नाम है फिनॉल एसिटिक एसिड, यानी फिनॉल एसिटिक अम्ल। और 2,4-D, तो 2,4-D का जो पूरा नाम है वो है फिनॉल डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इससे आगे बात की जाए 2,3,5 TBA की, तो इसका पूरा नाम है ट्रायोडो बेंजोइक एसिड। क्या है? ट्रायोडो बेंजोइक एसिड। क्या है? ट्रायोडो बेंजोइक एसिड। तो हमने इनकी पूरा नाम पढ़ लिया, इनकी फुल फॉर्म पढ़ ली, यानी हमने इतने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। यानी कि IAA क्या होता है, IAA का पूरा नाम क्या है, तो इंडोल एसिटिक एसिड। IBA का पूरा नाम क्या है? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। IPA का पूरा नाम है इंडोल पायरुविक एसिड। NAA का पूरा नाम है नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। PAA का है फिनोल एसिटिक एसिड। 2,4-D का है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,3,5 TBA का पूरा नाम है ट्रायोडो बेंजोइक एसिड ET से। तो इससे आगे हम बात करें कि इनके कार्यों की, यानी इनके क्या कार्य है। क्या आपको पता है कि 2,4-D को सभी लोग जानते हैं, ये क्या है? ये एक वीडिसाइड है, यानी ये खरपतवारनाशी, यानी ये खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आपको पता है 2,3,5 TBA ये क्या है? ये भी एक खरपतवारनाशी है, जो कि हमारे देश में प्रयुक्त ना होकर अधिक हमसे विकासशील देशों जैसे इंग्लैंड, इजराइल आदि देशों में
प्रयोग किया जाता है। वहां पर 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है खरपतवारों को मारने के लिए। वहां पर 2,3,5 TVA ट्राइओडो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस 2,4-D से कम जहरीला है तथा पौधों को जल्दी नष्ट कर देता है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता अधिक है, इसलिए इसका प्रयोग विकासशील देशों, इजराइल, इंग्लैंड जैसे देशों में किया जाता है। इससे आगे हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के क्या क्या कार्य होते हैं। इससे पहले हम एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीजन का निर्माण कहां पर होता है। तो ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो पौधे की अग्रों पर, यानी कि जो कुल्लियां होती हैं ऊपर की, जो टॉप पर जो पत्तियां होती हैं, जो नई नई पत्तियां निकलती हैं, उन पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीजन के किसके पढ़ेंगे हम, कार्य पढ़ते हैं, यानी इसके क्या क्या कार्य, यानी इसका महत्व क्या है, ऑक्सीजन के कार्य, यानी इसके जो इंपोर्टेंस यानी महत्व है ऑक्सीजन के, वो क्या क्या है, ऑक्सीजन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका जो कार्य है वो ये है कि यह कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, यानी जो सेल हैं पौधे की, जो कोशिकाएं, उनकी लंबाई को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी तेजी से वृद्धि कर देता है। और इसका जो दूसरा कार्य है वो ये है फलों व पत्तियों को गिरने से रोकता है। क्या करता है, गिरने से रोकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलों और पत्तियों को गिरने से रोकता है। पहला कारण ये है कि फल और पत्तियां गिरती क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फल और जो पत्तियां गिरने का जो कारण है वो होता है एब्सेसिक परत का, यानी एब्सेसिक परत। तो इससे जानते हैं कि एब्सेसिक परत क्या होती है। तो जैसे कोई फल या कोई पौधा है, जैसे मैं अभी एक पौधा बनाता हूं, जैसे ये है, इसकी जो पत्ती है, इसका जो डंठल है, इस जगह पर एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, एक परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एब्सेसिक लेयर। क्या कहते हैं इसको, एब्सेसिक लेयर, एब्सेसिक परत या एब्सेसिक लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, परत कहते हैं, एब्सेसिक परत यानी एब्सेसिक लेयर कहते हैं। जो ये परत बनी हुई है, इसी प्रकार ये फलों पर भी बन जाती है, जिससे जो इसका जो इससे जुड़ाव है वो क्या आ जाता है, कमजोर हो जाता है, और फूल पौधे की जो पत्तियां हैं वो क्या है, गिर जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन हार्मोन का हम छिड़काव करने से ये जो परत है, एब्सेसिक परत का निर्माण नहीं होता है, तथा जो फल और फूल हैं, पत्तियां हैं, वो गिरने से बच जाती हैं। इसका जो अगला कार्य है वो है कि अनिषेक फलन। क्या, अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी। यानी पार्थेनोकार्पी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या है। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, जिनको अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला हुआ, केला में कोई बीज नहीं होते हैं, तो वो कैसा फल है, अनिषेक फलन। इसी प्रकार ऑक्सीजन हार्मोन का प्रयोग हम अनिषेक फलन में भी कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन हार्मोन का हम प्रयोग करके बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं। और बीज रहित प्राप्त करने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, वो अधिक लाभ कमाना है। जैसे कि फैक्ट्रियों में सॉस का निर्माण होता है, वो किसी बनती है, टमाटर की सॉस बन रही है किसी फैक्ट्री में। तो अगर हम उस फैक्ट्री को बीज रहित टमाटर देते हैं, यानी उनमें बीज नहीं है, तो फैक्ट्री हमसे जो उन टमाटर को खरीदेगी, तो उसमें क्या होगा, उसे अच्छा प्रॉफिट होगा, उसमें लागत कम आएगी, तथा किसान और कंपनी को दोनों को लाभ होगा। अगला जो हमारा कारण है कि फसलों को गिरने से रोकता है। क्या करता है, फसलों को गिरने से रोकता है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि गेहूं की है, जैसे गेहूं है यानी बीट है, बीट में अगर उसकी जो जड़ें कमजोर हो जाते हैं, तो कभी कभी बीट यानी गेहूं के जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं, फसल गिर जाती है। यदि हम
छोटे गेहूं पर यानी कि 20 से जो 25 दिन का जो टाइम होता है उस टाइम पर उन पर ऑक्सिन हार्मोन का अगर हम छिड़काव कर दें तो क्या करेगा, उनकी जड़ों को और जो तने को क्या कर देता है, मजबूत कर देता है, जिससे कि फसलें गिरती नहीं हैं। तो इसका एक लाभ ये हुआ कि फसलों को यह गिरने से भी रोकता है। तो अगला हमारा जो है, अगला इसका जो कार्य है वो है कटे भागों पर जड़ों का निर्माण करना। जैसे हम कभी कलम लगाते हैं तो हम किस हार्मोन का प्रयोग करें जिससे कि जो कलम से जो जड़ है वो जल्दी निकल आए, तो इसके लिए हम किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं, हम इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। यानी जो कलम लगा रहे हैं उस भाग पर जल्दी जड़ों को विकसित करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सिन हार्मोन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, IA है, IV है, IP है, ETC बहुत सारे बताए थे। तो इसी प्रकार उनमें से किस हार्मोन का प्रयोग करें, तो इसके लिए IBA का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला इसका जो लाभ है वो ये है खरपतवार नियंत्रण में। क्या है, खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल में इसका जो मेन इंपोर्टेंट जो कार्य है, वर्क है, वो है वीड कंट्रोल। इसका सबसे अधिक प्रयोग वीड कंट्रोल में किया जाता है। वीड कंट्रोल में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वीड कंट्रोल में 2,4-D, किसका, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये क्या है, खरपतवार नाशी की तरह भी कार्य करता है। तो इसके हमने ऑक्सिन के हमने प्रकार पढ़ लिए, ये कितने प्रकार का होता है, इसके हमने कार्य पढ़ लिए, इसके खोज करता है, इसके बारे में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर लिए। इससे आगे हम बात करते हैं जिबरेलिन की, यानी जिबरेलिन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसके कार्य क्या है। जिबरेलिन सबसे पहले बात क्वेश्चन ये बनता है कि जिबरेलिन की खोज किसने की तो और कब की। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिबरेलिन की खोज 1935 ईस्वी में, कब, 1935 ईस्वी में याबूटा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने, याबूटा नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो मैं आपको एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बता देता हूं कि अब तक 40 प्रकार के जिबरेलिन, यानी कितने, 40 जिबरेलिन की खोज की जा चुकी है। कितने, 40 जिबरेलिन, 40 प्रकार के जिबरेलिन की खोज की जा चुकी है। इससे आगे बात करते हैं कि जिबरेलिन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो प्रकार है वो ये है कि जिबरेलिन, इसके पहले प्रकार का ही नाम जिबरेलिन है। क्या है, जिबरेलिन। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। जिबरेलिन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारा जिबरेलिन, और इसका जो दूसरा भाग है यानी दूसरा टाइप्स है वो है जिबरेलिन जैसा, यानी जिबरेलिन लाइक। इसको पढ़ने से पहले हम इसके संरचना सूत्र की यानी स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करते हैं, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। तो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। कैसी होती है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये इसकी होती है। ये किसकी संरचना है, ये है हमारे जिबरेलिन की। किसकी, जिबरेलिन संरचना। क्या है ये, संरचना। ये किसकी संरचना है, जिबरेलिन की। ये भी एक क्वेश्चन है कभी कभी एग्जाम में, एक ऐसा जो ग्राफ बना के देता है कि इसका जिबरेलिन का जो है संरचना है वो इनमें से कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिबरेलिन की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो इस प्रकार की होती है। तो यानी जिबरेलिन। अब बात अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जिबरेलिन किसे कहते हैं। तो जिबरेलिन उन पदार्थों को कहते हैं
उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें Ga3 कितना Ga3 जैसा ढांचा होता है यानी जिनमें इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होती है, यानी जिन हार्मोन्स की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाते हैं, वो जिबरेलिन कहलाते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि Ga फर्स्ट, क्या Ga फर्स्ट, Ga सेकेंड, Ga थर्ड, ऐसे करके क्या है डॉट 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 Ga5 आदि तक आदि, यानी ये क्या है जिबरेलिन के प्रकार हो गए। अब अगला प्रकार की बात करते हैं। जिबरेलिन कितने प्रकार का होता था? 2 प्रकार का होता था, एक तो जिबरेलिन और एक मैंने बताया था आपको जिबरेलिन जैसा। तो हमने जिबरेलिन पढ़ लिया। अब बात करते हैं जिबरेलिन जैसे की, जिबरेलिन जैसा यानी जिबरेलिन लाइक। जिबरेलिन लाइक यानी ये क्या होता है? तो जिबरेलिन लाइक की बात की जाए तो इसके अंदर वे पदार्थ आते हैं जिनके कारण कुछ वेराइटीज में वृद्धि क्रिया जिबरेलिन की तरह होती है। तो इसके अंदर वे पदार्थ आते हैं। कौन से पदार्थ आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वे पदार्थ आते हैं जिनके कारण पौधों में या कुछ वेराइटीज में यानी प्रभेदों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेराइटीजों में जो क्रियाएं होती हैं वे जिबरेलिन की तरह होती हैं। किसकी तरह होती हैं? जिबरेलिन की तरह होती हैं। इसका नाम है जिबरेलिन जैसा, यानी कि इसकी जो क्रियाएं हैं वो जिबरेलिन जैसी ही होती हैं। यानी पौधों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो जिबरेलिन जैसी ही होती हैं, इसीलिए इसका नाम जिबरेलिन जैसा है। अगर इसके प्रकार की बात की जाए, इसके उदाहरणों की बात की जाए, जैसे इसके उदाहरण हैं कि मक्के के D1, D2, D3, D4 आदि प्रभेद हैं। क्या? आदि, यानी ये क्या है? इसके उदाहरण हो गए। इससे आगे बात की जाए कि जिबरेलिन के कार्य की, क्या है? किसकी? जिबरेलिन के कार्य की, यानी जिबरेलिन के क्या क्या कार्य हैं, ये पौधे को किस प्रकार से प्रभावित करता है, या जिबरेलिन का प्रयोग कहां कहां पर हम कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि इसका प्रयोग अनिषेक फलन में किया जाता है। दोस्तों किस में किया जाता है इसका जो प्रयोग होता है? अब क्या पढ़ रहे हैं इसके हम? कार्य, यानी जिबरेलिन के कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन। यानी इसका जो सबसे पहला कार्य है वो है अनिषेक फलन, यानी पार्थेनोकार्पी। अभी मैंने आपको पार्थेनोकार्पी बताई थी कि क्या होती है पार्थेनोकार्पी, यानी कि वे फल जिनमें बीज रहित, यानी वे फलों जिन फलों में बीज नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फल होते हैं। तो यानी अनिषेक फलन यानी बीज रहित फलों के निर्माण में यानी उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिबरेलिन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो दूसरा प्रयोग है वो है प्रसुप्ति। किसको? प्रसुप्ति को खत्म करने में या नष्ट करने में। किसमें? प्रसुप्ति को नष्ट करने में, यानी पौधों में या कुछ बीजों में क्या हो जाती है? डोरमेंसी हो जाती है, उसको खत्म करने या नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिबरेलिन का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रसुप्ति यानी डोरमेंसी क्या होती है? जब कोई भी बीज या पौधा
उस स्थिति में चले जाता है जहां पर उसका विकास रुक जाता है, उसका विकास रुक जाता है, यानी कि वो ना तो वृद्धि कर पाता है ना कुछ अपनी जो क्रियाएं ठीक प्रकार से कर पाता है। वो क्या कहलाती है? वो प्रसुप्ति कहलाती है। यानी कि उस प्रसुप्ति को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अगला प्रयोग ये भी होता है कि यदि इसको कपास के किसके कपास के बीजों में, यदि कपास के बीजों को जिबरेलिन से ट्रीटेड किया जाए यानी उपचारित कर दिया जाए तो क्या होगा? जो बीज होंगे, जो कपास के बीजों से जो भ्रूण निकलेंगे, क्या भ्रूण यानी एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है, यानी जो पौधा निकलेगा उसका जो भ्रूण होगा, जो उसकी वृद्धि क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? भ्रूण की वृद्धि अधिक होती है। क्या होती है? भ्रूण की वृद्धि अधिक होती है, अधिक होती है। यानी कपास के बीजों को जिबरेलिन से उपचारित करने पर उसकी जो भ्रूण की वृद्धि होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो ये इसके क्या हो गए? इसके प्रकार हो गए, वो कार्य हो गए, सॉरी क्या हो गए? कार्य। इसका हम कहां पर प्रयोग कर सकते थे? अनिषेक फलन में, दूसरा नंबर है प्रसुप्ति को खत्म करने में या नष्ट करने में, और कपास के बीज यानी भ्रूण की वृद्धि को अधिक करता है। क्या करता है? अधिक करता है। अब अगला हमारा जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। क्या है? यानी कि साइटोकाइनिन। तो इसको हम बताते हैं। तीसरे नंबर का जो हार्मोन है वो क्या है? साइटोकाइनेंस। क्या है? साइटो या साइटो लिख लेते हैं, कैसे भी लिख लो, साइटोकाइनेंस यानी साइटोकाइनेंस। यानी साइटोकाइनेंस क्या होता है? मैंने आपको हार्मोन 5 प्रकार के बताए थे। पहला बताया था ऑक्सिन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था जिबरेलिन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन थे, वो कैसे हार्मोन्स थे? ये वृद्धि कारक थे, यानी ये वृद्धि को बढ़ाते हैं। और बाकी के जो दो बचे हैं वो एब्सिसिक एसिड और क्या है? एथिलीन, क्या इथाइलिन है, जो कि कैसे हैं? वृद्धि निरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर, यानी जो वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यह वह रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के भागों में कोश का विभाजन को अत्यधिक बढ़ाता है। क्या करता है? कोश का विभाजन को बढ़ाता है। इसकी हम लिख सकते हैं, यह वह केमिकल है। क्या है? केमिकल या रसायन है जो पौधों के भागों में क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। यानी इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है इसका प्रयोग? कि कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ाने के लिए। अगर इसके हम कार्य की बात करें, किसकी? कार्य की। कार्य यानी इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं? तो इसके जो कार्य हैं वो सबसे पहला है कि कोशिका विभाजन में। कहां पर? कोशिका विभाजन यानी इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कोशिका विभाजन में। यानी कि अगर किसी पौधे पर हम साइटोकाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो कल्लों की टिलर्स हैं, यानी कि वो साइडों से जो कल्ले निकलती हैं, टिलर्स निकलते हैं, टहनियां निकलती हैं, उनकी संख्या में क्या जाती है? उसमें वृद्धि हो जाती है। और इसका जो दूसरा कार्य है वो है कोशिका दीर्घीकरण। क्या? कोशिका दीर्घीकरण यानी सेल एनलार्जमेंट। क्या? सेल एनलार्जमेंट यानी ये सेल एनलार्जमेंट का भी कार्य करता है। यानी कोशिका विभाजन तो करता है, यानी सेल डिवीजन को तो बढ़ाता है, और साथ ही साथ कोशिका दीर्घीकरण यानी कोशिका की जो लंबाई है या उसकी जो ग्रोथ है उसको भी यह बढ़ा देता है। इससे आगे इसकी बात की जाए तो इसका जो कार्य है वो है प्रसुप्ति को खत्म करना। किसको? प्रसुप्ति को, यानी डोरमेंसी को खत्म करता है। क्या करता है? प्रसुप्ति को नष्ट करता है।
नष्ट करता है। यानी कि किसको खत्म करता है? प्रसुप्ति को। यानी कि जो कोई पौधे उस अवस्था में चले जाते हैं जहां पर उनका विकास नहीं होता, उसको खत्म कर देता है। जैसे कि अगर साइटोकाइनेंस है, साइटोकाइनेंस का इस्तेमाल अगर आलू के कंदों पर किया जाए, यानी आलूओं के बीजों पर किया जाए, तो उसमें जो उनका जो फुटाव होता है, जो उनमें से जो पौधे निकलते हैं वो अच्छी मात्रा में निकलते हैं। और इससे आगे इसकी बात की जाए तो ये इसका जो अगला कार्य है, ये रासायनिक, क्या कार्य है इसका? रासायनिक पदार्थों के निर्देशन में, रासायनिक पदार्थों के निर्देशन में, यानी पौधों के अंदर हार्मोन्स के अलावा और भी रासायनिक यानी केमिकल मटेरियल होते हैं, उनके जो निर्देशन का यानी कि निर्देश देने का जो कार्य करता है, वो क्या करता है? वो साइटोकाइनेन ही करता है। इससे आगे हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया कि साइटोकाइनेन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो हमारा अगला हार्मोन रह गए हैं, वो दो रह गए हैं। चौथा नंबर का है वो है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ABA के। और ये कैसा हार्मोन है? ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। जो हमने 3 पढ़ चुके हैं वो कैसे थे? वृद्धि कारक, यानी जो वृद्धि को बढ़ाते थे। लेकिन ये कैसा है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक, यानी एब्सिसिक एसिड। कौन सा? एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, कैसे लिख लेते हैं, एसिड कह लो या अम्ल कह लो, बात तो एक ही है, एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले इसके बात करें कि इसको क्या कहते हैं। इसका जो कार्य है वो क्या होता है? जिबरेलिन की, यानी जो जिबरेलिन हार्मोन होता है उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? एब्सिसिक एसिड है वो क्या कर देता है? जिबरेलिन के प्रभाव को नष्ट कर देता है। और इसका जो दूसरा नाम है, ये किसके नाम से जाना जाता है? ABA के नाम से। किसके से? ABA के नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे हम बात करें कि ये क्या करता है? पौधों में प्रसुप्ति को बढ़ाता है। क्या है? बढ़ाता है प्रसुप्ति, यानी डोरमेंसी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और इसके संरचना सूत्र की बात करते हैं, आपने कहीं पर भी इसका संरचना सूत्र नहीं मिलेगा, ज्यादातर बुकों में ये नहीं दे रखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसका जो संरचना सूत्र होता है वो कैसा होता है। जो इसका जो संरचना सूत्र है वो इस प्रकार का होता है, ऐसे करके होता है। कैसे? ऐसे। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हुई, लेकिन इसमें और भी एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि इसमें है C2H5। क्या है? C2H5 या CH5, क्या कहते हैं? CH5। यहाँ पर भी CH5 और यहाँ पर भी CH5, और यहाँ पर COOH होता है, और यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड O करके, यहाँ पर होता है OH। क्या होता है? OH। क्या होता है? OH। ये इसकी क्या हो गई? संरचना की बात हो गई। और यहाँ पर एक और होता है CH3। ये इतनी बड़ी इसकी संरचना होती है, किसकी? एब्सिसिक एसिड की। क्या होती है? ये करे CH5, यहाँ पर भी CH5, यहाँ पर डबल बॉन्ड O करके CH3, COOH और OH। ये इसकी संरचना की बात हो गई। और कैसा है? वृद्धि रोधक पदार्थ है या हार्मोन है। अगर इसके कार्य की बात की रहे, किसकी? कार्य की, यानी फंक्शन की। और इसकी किसकी बात करते हैं? कार्य की। तो इसका जो पहला कार्य है कि ये पत्तियों को गिरा देता है। क्या करता है? पत्तियों को गिराना, पत्तियों को गिराना, यानी पत्तियों को गिराने का कार्य करता है। यदि कोई पौधा हरा भरा है, अगर उसके ऊपर हम एब्सिसिक एसिड का प्रयोग कर दें, इस्तेमाल कर दे, तो क्या होगा? उसकी जो सारी पत्ती हैं यानी जो लीव्स हैं वो झड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? झड़ जाएंगी। और इसका जो दूसरा कार्य है वो है जीर्णावस्था लाना। क्या लाना? जीर्णावस्था, जीर्णावस्था लाना, यानी शीघ्र क्या करता है? जीर्णावस्था लाता है, यानी कि उनमें बुढ़ापा यानी कि उनको जल्द ही
कमजोर कर देता है, यानी पौधों को क्या कर देता है, जल्द ही कमजोर कर देता है। और इसका जो अगला कार्य है वो है कलिकाओं की प्रसुप्ति नष्ट करना, यानी प्रसुप्ति को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। इसका जो कार्य है वो अगला है कलिकाओं की प्रसुप्ति को क्या करता है, यानी ये क्या करता है, कलिकाओं की प्रसुप्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जितने भी हार्मोन्स थे वो क्या थे, वृद्धि कारक थे, यानी वो वृद्धि को बढ़ाते थे, यानी वो और प्रसुप्ति को क्या करते थे, कम। लेकिन ये हार्मोन है ये वृद्धि को भी कम करता है और लेकिन प्रसुप्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी पौधे के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन पौधों में इसके ऐसी बात नहीं है हानिकारक है, इसके पौधों को केवल 2 लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं, एक लाभ ये होता है, ये सिर्फ लाभ आलू के लिए है। किसके लिए, आलू एंड पटेटो की जो फार्मिंग होती है उसके लिए। ये क्या करता है, आलू में कंदों की संख्या को बढ़ाता है, कंदों की संख्या को बढ़ाता है, यानी आलू एंड पटेटो की जो ट्यूब्स बनते हैं, यानी कंदों का निर्माण होता है, यानी आलू का निर्माण होता है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है, यानी इंक्रीज करता है। यानी इसका प्रयोग करने से जो आलू में जो आलू की जो संख्या है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसका एक और लाभ पौधों को ये होता है कि इसका इस्तेमाल पौधों पर करने पर इसकी जो बाष्पोत्सर्जन के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद। इसका लाभ है ये रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है, बंद कर देता है। अब आप ये कह रहे होंगे कि रंध्रों को बंद कर रहा है तो इससे लाभ क्या हुआ। तो दोस्तों हमें पता है कि बाष्पोत्सर्जन किससे होता है, रंध्रों से, यानी रंध्रों से पानी को बाष्प के रूप में उड़ाया जाता है। जब रंध्र ही बंद हो जाएंगे तो बाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन की जो दर है कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ये इसके मुख्यतः 2 लाभ थे और बाकी सारे की सारे क्या हैं, हानियां हैं। इससे आगे हम बात करते हैं कि अगला हमारा जो हार्मोन है वो है हमारा इथाइलिन। यानी इथाइलिन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसकी जो लक्षण है वो किसके समान होते हैं, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट हार्मोन रह गया है वो है इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन क्या होगा, इथाइलिन, इथाइलिन की सबसे पहले इसके लक्षण की बात की जाए तो इसके जो लक्षण हैं वो किसके समान होते हैं, वो IAA के समान यानी इंडोल एसिटिक एसिड के समान होते हैं। इससे आगे इसकी संरचना सूत्र की बात की जाए तो इसका जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, भाई कितने हैं, 2 हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं, C से। किससे, C से। और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये C है और इससे भी कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इससे भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होगी, इसके संरचना की बात होगी। अब इसके हम कार्य पढ़ते हैं, इसका कार्य क्या क्या है, यानी इनका कार्य क्या क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कार्य, इसके कार्य की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य ये है कि ये पुष्पन, क्या, फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है दोस्तों, पुष्पन को, यानी फ्लावरिंग। पुष्पन यानी फ्लावरिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और फ्लावरिंग को ये कैसे इफेक्ट करता है, तो किसी पौधे पर इथाइलिन का इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि जो पुष्पन क्या होता है उसमें कम हो जाती है, पुष्पन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पुष्पन को कम करता है, क्या करता है, कम करता है। ये सभी पौधों में पुष्पन को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन एक अपवाद ऐसा है जिसमें ये पुष्पन को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या आपको पता है ये किस पौधे में पुष्पन को बढ़ाता है,
आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि ये पुष्पन किस पौधे में बढ़ाता है। ये अनन्नास, किसमें? अनन्नास, किसमें? अनन्नास, यानी पाइन एप्पल में इसका इस्तेमाल करने से जो पुष्पन की जो दर है वो क्या हो जाती है? वो तेज हो जाती है। दूसरा कार्य है इसका विगलन। क्या? विगलन, यानी गिराना, यानी गिराना। क्या? विगलन यानी गिराना। इसका पौधों पर इस्तेमाल करने पर क्या होता है? जो पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, वो क्या है? झड़ जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, यानी ये विगलन का भी कार्य करता है। इसका जो अगला कार्य है वो है लिंग परिवर्धन। क्या है? लिंग परिवर्धन है। ये क्या होता है? लिंग परिवर्तन में क्या होता है? जो हमारे मादा पुष्प होते हैं, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मादा, क्या होते हैं? मादा, और एक होते हैं नर। कितने पुष्प? क्या है ये? पुष्प, यानी जो फ्लावर है वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तो मादा होता है, एक क्या होता है? नर होते हैं। लेकिन अगर हम किसी पौधे पर किसका? इथाइलिन का इस्तेमाल करें हैं, इथाइलिन का छिड़काव कर दें तो क्या होगा? उसमें जो मादा पुष्पों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो नर पुष्पों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ये लिंग परिवर्तन, यानी मादा के पुष्पों को क्या करता है? बढ़ाता है। इसका अगला जो कार्य है वो है फलों को पकाना। फलों को पकाना, जैसे आम हुआ, केला हुआ, संतरा हुआ, अंगूर हुआ, ऐसे फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फलों का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। तो इथाइलिन किस रूप में होता है? तो दोस्तों इथाइलिन ज्यादातर गैस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। हम फलों को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तथा उसमें इथाइलिन गैस को छोड़ देते हैं, जिससे कि फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं तथा उनका जो स्वाद होता है और रंग रूप आकार जो भी होते हैं वो प्राकृतिक फलों की तरह ही होते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छा फल है, किसानों को हार्मोन है जो कि फलों को क्या करता है? पकाने का कार्य करता है। आप कच्चे फल को तोड़िए और इसका इस्तेमाल कीजिए, आपके जो फल हैं वो पक जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? इथाइलिन के कार्य हो गए। इसकी संरचना सूत्र पढ़ ली हमने। 5 प्रकार के हार्मोनों को एक छोटी सी वीडियो में कवर कर लिया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।